अब हम पढ़ेंगे एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। देखें, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस को जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू द इन्फेक्शंस ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये गट नहीं है, ये जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट को मैं ये इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, ये फॉर एग्जांपल किडनी है हमारे पास, ये दोनों तरफ किडनी है, फिर यहाँ से यूरेटर्स आ रहे हैं, यूरेटर्स के बाद ब्लैडर आ रहा है, ब्लैडर के बाद ये प्रोस्टेट आ रहा है। ठीक है, प्रोस्टेट के बाद ये यूरेथ्रा। ठीक है, ये रफ सी डायग्राम है, आपने ऐसे बनाना सीखना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आके हमारे पास क्या आ रहा है, एपिडिडिमिस, और ये टेस्टिस आ रहा है। ठीक है, अब देखें कि कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है क्या है। देखिए, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यूटीआई है। ठीक है ना, अब यूटीआई जो है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन यूटीआई कौन सा है, वो है ई कोलाई। ठीक है, अब देखें, जो यूटीआई है, यूटीआई में पेशेंट को यूटीआई हो गया, फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल में कोई वार्ड में कोई पेशेंट है, उसको यूटीआई हुआ है, तो वो यूटीआई कैसे बग कैसे जाएगा, इकोलाई पहुंचेगा यहाँ यूरिथ्रा में देखें, उसको फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट में पहुंचा हुआ है। ठीक है ना, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है। ठीक है, अब जब प्रोस्टेट में पहुंचेगा तो यहाँ पे वो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, ये बीपी बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस करा सकता है, क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस करा सकता है, और प्रोस्टेटिक एब्सेस करा सकता है। याद रखें, इन तीनों के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है ई कोलाई। ठीक है, अब बैक्टीरिया अगर प्रोस्टेट से आगे जाए, एपिडिडिमिस में जाए, तो उसको और इन्फ्लेम करे एपिडिडिमिस को, तो हम एपिडिडिमाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसको अगर ये इन्फ्लेमेशन कराए दोनों की, टेस्टिस और एपिडिडिमिस की, तो इसको हम एपिडिडिमो ऑर्काइटिस बोलते हैं। ठीक है ना, एपिडिडिमो ऑर्काइटिस बोलते हैं। याद रखें, एपिडिडिमो ऑर्काइटिस इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स और इन होमोसेक्सुअल्स, तीनों में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई इन्वॉल्व है। अब उसके बाद देखें, ये बैक्टीरिया यहाँ से जा सकता है ब्लैडर में। ठीक है ना, ब्लैडर में भी जा सकता है, और इफ़ पेशेंट हैज़ वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, तो ब्लैडर से फिर ऐसे ऊपर भी चढ़ सकता है, ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाके किडनीज तक पहुंच सकता है। तो इस सिचुएशन को जब ये किडनीज पे पहुंचेगा तो हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जब ये किडनीज को इन्वॉल्व करेगा तो हम इसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, पेरीनेफ्रिक एब्सेस बन सकता है इससे, और एम्फाइजीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। याद रखें, इन सब किस्म की पाइलोनेफ्राइटिस के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है, ई कोलाई। ठीक है ना, ई कोलाई इन्वॉल्व है। तो अब देखें, एबीपी एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, देखें, जब भी यूटीआई में यूरिथ्रा के ऊपर प्रोस्टेट तक ये पहुंचे बैक्टीरिया, तो हम उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस इज सिंपली एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, ठीक है ना, तो जो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस क्या है, इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट एसोसिएटेड विथ यूटीआई, एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा इसमें, वही ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई होगा। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट एसोसिएटेड विद यूटीआई को हम क्या कहते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की क्लिनिकल फीचर्स कैसी होंगी, देखें, जब भी इन्फ्लेमेशन होगी प्रोस्टेट की, पेशेंट को फीवर होगा, पेशेंट को चिल्स एंड राइगर्स होंगे। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद इरिटेटिव सिम्टम्स होंगे वहाँ पे। इरिटेटिव सिम्टम्स आर फन। ठीक है, फन मतलब फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया। ठीक है, तो अगर ऐसे पेशेंट की आप DRE करेंगे ना, तो DRE में प्रोस्टेट टेंडर मिलेगा आपको, बॉगी मिलेगा और इनलार्ज्ड मिलेगा। ठीक है ना, अब देखें, जब भी इन्फेक्शन का फैक्टर होगा
किसी भी डिजीज़ में, तो हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स दे के बग को इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यूटीआई में नॉर्मली हम यूटीआई में कितने दिन तक एंटीबायोटिक्स देते हैं, 7 से 10 दिन तक यूजुअली, याद रखें 7 से 10 दिन तक हम यूटीआई में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन है पेशेंट को और एंटीबायोटिक किसकी वजह से, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की वजह से, और तो हम ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स हम वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, और वो कितना ड्यूरेशन होता है, 4 to 6 वीक्स देते हैं हम एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स हम इस केस में एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में कौन सा देते हैं, ट्राइमेथ्रोपिन सल्फामेथोक्सासोल, या फिर हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, देखें प्रॉब्लम उस वक्त खड़ी होती है, देखें जब भी पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स के बाद हफ्ते बाद 5-6-7 दिन बाद क्या होता है, सिम्टम इम्प्रूव हो जाते हैं पेशेंट के। जब सिम्टम इम्प्रूव हो जाते हैं ना, तो वो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट क्विट करता है एंटीबायोटिक्स को अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, जिसकी वजह से इरेडिकेशन नहीं होती, देयर इज़ नो इरेडिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन क्या रहता है, परसिस्ट रहता है। अब परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से फिर क्या होता है, वो क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस CBP बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो है बन जाएगा, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है, पेशेंट को सिम्टम फ्री पीरियड मिलता है और फिर रिकरेंट यूटीआईज में चला जाता है पेशेंट, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे जो बिग प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो देखें हमारे पास क्या दो इश्यूज आते हैं कि हाँ, फर्स्ट टू डायग्नोज इट, ठीक है ना, एंड देन ट्रीट द कंडीशन आर टू बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। फर्स्ट है डायग्नोज द कंडीशन एंड सेकंड है ट्रीट द कंडीशन, ठीक है। अब देखें जब भी अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम करेंगे प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट लेंगे, ठीक है, और साथ में यूरिन लेंगे, यूरिन लेके उसका कल्चर भेज देंगे, ठीक है। प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट और यूरिन लेके उसका कल्चर भेज देंगे। देखें कैसे लेंगे प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट, बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोस्टेटिक मसाज और एंड आफ्टर परफॉर्मिंग, यहाँ पे और नहीं है, एंड है, एंड है, आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोस्टेटिक मसाज। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी पेशेंट को एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो तो हम क्या करते हैं, हम DRE करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें कंट्रा इंडिकेटेड हैं। कौन कौन सी चीज़ें, आप प्रोस्टेटिक मसाज नहीं कर सकते और आप कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहाँ, अगेन जब भी एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो आप प्रोस्टेटिक मसाज नहीं करेंगे, आप कैथेटराइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब पेशेंट को क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है तो ठीक है, आपने प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट लेना है और यूरिन लेना है, प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट लो, यूरिन लो और उसका कल्चर कराओ, ठीक है। अब कैसे लोगे प्रोस्टेटिक एक्सप्रेसेट और यूरिन, बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोस्टेटिक मसाज और एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोस्टेटिक मसाज, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर ऑन द बेस देखें, फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट जब आएगी, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट की बेस पे हम एंटीबायोटिक्स देंगे और कि कब तक देंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। देखें यहाँ पे हम 3 to 4 मंथ्स तक हम देते हैं एंटीबायोटिक्स, जबकि यहाँ पे एक्यूट में मैंने क्या कहा था, एक्यूट में 4 to 6 वीक्स तक हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। जब लेकिन केस जब क्रोनिक में पड़ जाता है तो हम एंटीबायोटिक कितने दिन महीने के लिए देते हैं, 3 से 4 महीने के लिए देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये बनता है 4 × 16 वीक्स बन जाते हैं टोटल, ठीक है ना। ठीक है। अब देखें कि सर्टेन पेशेंट्स जो हैं जिनको एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है, वो देखें या तो आपके पास आते नहीं हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट वो मेडिकेशन नॉन एडियरेंस, अगर आप मेडिकेशन दे भी दें मेडिकेशन नॉन एडियरेंस के साथ वो बैठ जाते हैं, और तीसरा हकीमों के पास जाते हैं। जब हकीमों के पास जाते हैं या फिर दवाई कंटिन्यू नहीं करते तो होता क्या है, वो प्रोस्टेटाइटिस फिर
प्रोस्टेटिक एब्सेस में डेवलप हो जाती है। प्रोस्टेटिक एब्सेस याद रखें, प्रोस्टेटिक एब्सेस जो है ये देखें, प्रोस्टेटिक एब्सेस एक कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की, ठीक है ना। जनरली देखें जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पीडीएफ हैं प्रोस्टेटिक एब्सेस की, वो हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस ऑफ द पेशेंट, डायबिटीज़ मेलाइटिस, अच्छा रीनल इंसफिशिएंसी, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग स्टैंडिंग कैथेटर इन सीटू यानी कि क्रोनिक कैथेटराइजेशन, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं प्रोस्टेटिक एब्सेस की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रोस्टेटिक एब्सेस में जो फ्लक्चुएशन है ना, फ्लक्चुएशन दैट इज़ अ लेट साइन, याद रखें। ठीक है, अब देखें डायग्नोज कैसे करेंगे। देखें वहाँ पे पस है इन रिलेशन टू द प्रोस्टेट, पस से इन रिलेशन टू द प्रोस्टेट, तो आप क्या इसको डायग्नोस करेंगे विद ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। देखें डीआरई में आपको बोगी प्रोस्टेट नज़र आएगा इसमें भी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास मोडेलिटी है डायग्नोस्टिक, ठीक है, वो है पेल्विक सीटी। पेल्विक सीटी में हम देख सकते हैं प्रोस्टेटिक एब्सेस को, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखें जब भी हमने कहा था कि जहाँ भी बॉडी में पस कलेक्शन हो तो दैट पस शुड बी ड्रेन्ड, हमने कहा था। उसके बाद एसोसिएटेड एंटीबायोटिक्स भी गिवन होना चाहिए, ये मैंने कहा था ना। तो ठीक है, इसमें भी देखें प्रोस्टेटिक एब्सेस में भी हमने क्या करना होता है, इस एब्सेस को ड्रेन करना है। अब रूट ऑफ ड्रेनेज क्या होगा, रूट ऑफ देखें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है। तो हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट यहाँ से ऐसे जाता है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ट्रांस यूरिथ्रल जाते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू जाके इस एब्सेस को ड्रेन करके निकाल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल ड्रेनेज कहते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ट्रांस यूरिथ्रल ड्रेनेज प्लस उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोस्टेटिक कैलकुलाई, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोस्टेटिक कैलकुलाई। देखें कैलकुलाई जो है प्रोस्टेटिक कैलकुलाई दैट इज़ नथिंग बट कैल्सिफाइड कॉर्पोरा एमाइलिसिया। देखिए कॉर्पोरा एमाइलिसिया क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि दिस इज़ नथिंग प्रोस्टेटिक कैलकुलाई, प्रोस्टेटिक स्टोन इज़ नथिंग बट अ कैल्सिफाइड कॉर्पोरा एमाइलिसिया। अब ये किस तरह के स्टोन्स होते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट इसमें टीजी है, ट्रांजिशनल जोन, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ भी आपको बताया था प्रोस्टेट के जो जोन्स हैं, हमने बताए थे कि यहाँ पे सेंटर में यूरिथ्रा, इसके इर्द गिर्द आपको पेरी यूरिथ्रल मसल्स, और उसके बाद फिर इसके इर्द गिर्द आपको ये जो जोन है ये ट्रांजिशनल जोन, फिर नीचे जो है वो सेंट्रल जोन, फिर पेरिफेरल जोन, और यहाँ पे एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा था, ठीक है। अब ट्रांजिशनल जोन वो जोन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोस्टेटिक कैलकुलाई पाए जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल जोन में भी किस एरिया में, ये जोन तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, किस एरिया में, तो उसका ये पेरिफेरल एरिया, ये जो एरिया है पेरिफेरल एरिया ऑफ ट्रांजिशनल जोन, इसमें जो है प्रोस्टेटिक स्टोन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी जो होती है प्रोस्टेटिक कैलकुलाई दे आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है, और कोई ख़ास इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट को। नेक्स्ट हम करेंगे कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है ना, कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। तो कार्सिनोमा प्रोस्टेट देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। प्रोस्टेट देखें ये एक ग्लैंड है, तो हमने क्या कहा था कि किसी भी ग्लैंड से एनी ट्यूमर दैट अराइजेस फ्रॉम एनी ग्लैंड इज एडिनोकार्सिनोमा। तो याद रखें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट इज एडिनोकार्सिनोमा, उसके बाद टीसीसी दूसरे नंबर पे आ जाता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा अब देखें एडिनोकार्सिनोमा, देखें ये हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, जैसा कि एफ्रो अमेरिकन्स, ठीक है, ऐसे पीपल में, ऐसे लोगों में क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है और फैट कंजम्पशन ज़्यादा होती है, यानी हाई फैट डाइट होती है। देखें कार्सिनोमा प्रोस्टेट जो होता है किस डिकेड में अपीयर होगा, 7th to 8th डिकेड में ये अपीयर होता है। और याद रखें हमने 2 कार्सिनोमा पढ़े थे, थायराइड में भी हमने पढ़ा था कि एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड भी 7th to 8th डिकेड में आता है, और कार्सिनोमा प्रोस्टेट भी 7th to 8th डिकेड में पेशेंट्स को होता है। देखें
तो रिस्क फैक्टर्स क्या हुए? रिस्क फैक्टर्स एक सबसे पहले एडवांसिंग एज हो गई, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई? हाई फैट डाइट हो गई। ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं कार्सिनोमा प्रोस्टेट के। देखें हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, देखें हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में क्या होता है, ऐसे लोगों में डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होती है, तो उम्रें ज़्यादा होंगी इनकी। तो उम्रें ज़्यादा होना, देखें एक फैक्टर आ गया एडवांसिंग एज, और दूसरा इनके कंजम्पशन में फैट डाइट भी ज़्यादा होती है। तो हाई फैट डाइट, दोनों के दोनों रिस्क फैक्टर्स हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं कार्सिनोमा प्रोस्टेट के एडेनोकार्सिनोमा वेरिएंट में, ठीक है। ठीक है ना। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखें, पेशेंट किसी भी फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट्स लेता हो तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए। इसका निमोनिक है लीजा, ठीक है। एल से लाइकोपीन जो कि टमाटर में होता है पाया जाता है, विटामिन ई हो गया, एस से सिलेनियम हो गया, और विटामिन ए हो गया। तो ये निमोनिक है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। अब देखें ये मोस्ट कॉमन जो साइट है प्रोस्टेट कार्सिनोमा की वो पेरिफेरल जोन है। इसी तरह याद रखें, ऐसा नहीं है कि अब मोस्ट कॉमन साइट है पेरिफेरल जोन तो सिर्फ पेरिफेरल जोन में ही कार्सिनोमा प्रोस्टेट होगा। कार्सिनोमा प्रोस्टेट ट्रांजिशनल जोन में भी होता है और सेंट्रल जोन में भी होता है। अगर पेरिफेरल जोन में ये 75% तक पाया जाता है तो ट्रांजिशनल जोन में ये 15% तक पाया जाता है, और सेंट्रल जोन में 10% तक पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं MCQs में आपको आ जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट और वहाँ पे पेरिफेरल जोन नहीं दिया गया है तो आप उसके बाद ट्रांजिशनल जोन सेलेक्ट करेंगे। अगर ट्रांजिशनल जोन नहीं दिया गया है तो आप सेंट्रल जोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब मैंने क्या कहा कि पेरिफेरल जोन में 75% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल जोन काफ़ी दूर होता है यूरिथ्रा से। देखें ये सारी हमने डिस्कस की हुई है अगले चैप्टर्स में, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको छोड़ दें, बस सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ इसको याद करना है, क्योंकि मेरी इसी प्लेलिस्ट में वीडियो 3 या 4 में ये सारी की सारी एनाटॉमी दी हुई है, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स फिर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं क्योंकि यूरिथ्रा से दूर होने की वजह से यूरिथ्रा की कोई सिम्टम अनटिल लेट स्टेजेस तक नहीं आती, ठीक है ना। अच्छा, और ये एक खतरनाक बात है, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्ट्रेशन क्या है कार्सिनोमा प्रोस्टेट में, यानी कार्सिनोमा प्रोस्टेट में जेनेटिकली क्या चीज़ अल्टर होगी, तो वो हाइपर मिथाइलेशन ऑफ GSTP1 होता है, ठीक है। हाइपर मिथाइलेशन, देखिए मैं हाइपर मिथाइलेशन को हमेशा इस तरह लिखता हूँ, हाइपर मिथाइलेशन, ठीक है, ऑफ GSTP1, ठीक है ना, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज प्रोमोटर रियन 1, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टेटिक बेनाइन ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंट ग्लैंड्स। देखिए मैलिग्नेंट ग्लैंड्स जो होते हैं, मैलिग्नेंट ग्लैंड्स की फीचर्स में ये है कि ये स्मॉल होते हैं क्योंकि इनकी रैपिड डिवीजन होती है ना। अगर ये रैपिडली डिवाइड करेगा वो फिर आगे डिवाइड होते होते छोटा हो जाएगा ना। तो ये मैलिग्नेंट ग्लैंड्स की फीचर्स में से है कि ये स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी रैपिड डिवीजन होती है। क्राउडेड होता है, क्यों? क्योंकि इनकी रैपिड डिवीजन होती है 1 से 2, 2 से 3 इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेग ब्रांचिंग इज अगेन बिकॉज ऑफ रैपिड डिवीजन। वो एक और इम्पोर्टेंट इनका जो फीचर है मैलिग्नेंट ग्लैंड्स का कि दे हैव एब्सेंस ऑफ बेसल लेयर, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं मैलिग्नेंट ग्लैंड के, ठीक है ना। अब देखें क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के। देखिए मोस्ट कॉमन जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का जोन है हमने कहा पेरिफेरल जोन, ठीक है ना। अब देखिए पेशेंट जो है मेजॉरिटी, इसीलिए मैंने क्या कहा था 75% ऑफ द पेशेंट्स पेरिफेरल जोन में कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इनिशियली, क्योंकि वो जो कार्सिनोमा होता है वो होता ही दूर होता है, यूरिथ्रा से बहुत दूर होता है, इसलिए इसको यूरिनरी सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन एडवांस्ड जो स्टेज है उसमें जब मेड्स पड़ते हैं पेशेंट को,
जब मेट्स पढ़ते हैं तो लुम्बर वर्टिब्री में सबसे कॉमन ली जाता है ये प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है ना, थ्रू हेमेटोजेनस, ठीक है ना, बार्टन्स प्लेक्सस के जरिए लुम्बर वर्टिब्री। याद रखें ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल साइट है जो है मेटास्टेसिस की, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन नोडल दूसरी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फिर पेशेंट क्या होता है, जब लुम्बर वर्टिब्री में मेट्स जाते हैं तो पेशेंट आता है बैक एक के साथ, और ये पेशेंट कहाँ जाता है, सबसे पहले ऑर्थो वार्ड में जाएगा, कभी भी आपके पास यूरोलॉजी में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑर्थो वार्ड में जाएगा इनिशियली, वहाँ फिर फर्दर वर्कअप होगा, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तो पता चलेगा कि इसको पेशेंट को प्राइमरी डायग्नोसिस इसकी बनेगी कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि फिर मेट्स जो जाते हैं ये मोस्ट कॉमन नोडल मेटास्टेसिस कहाँ होती है, यानी कि लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कहाँ होती है। याद रखें लिम्फ में जो मेटास्टेसिस ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड दो तरह की, ठीक है, नोडल और एक्स्ट्रा नोडल, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नोडल मैंने आपको बताया कहाँ, लुम्बर वर्टिब्री पे, ठीक है ना, लुम्बर वर्टिब्री यहाँ। लेकिन नोडल क्या है, मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नोडल से भी ज़्यादा पहले इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये पेल्विक है, ठीक है, पेल्विक लिम्फ नोड्स। अगर पेल्विक के अंदर पूछे कि कौन सी है तो आप कहेंगे ऑब्चुरेटेड लिम्फ नोड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू भी करता चलूँ आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बोन इन कार्सिनोमा प्रोस्टेट, पेल्विस है, रिब्स है, स्कल है, फीमर है, लुम्बर स्पाइन है। तो ये देखें लुम्बर स्पाइन आपको यहाँ इसका आंसर मिलेगा। तो करीब से देखें तो मोस्ट कॉमन क्या कहता है, मोस्ट कॉमन स्प्रेड ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इज टू रीजनल लिम्फ नोड्स। देखें मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज टू रीजनल लिम्फ नोड्स, कौन से, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। देखें पेल्विक लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, पेल्विक लिम्फ नोड्स मैं आपको दिखाता हूँ, पेल्विक लिम्फ नोड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और क्या लिखा है, और ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स, 3 है पेल्विक लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और ऑब्चुरेटर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल मेटास्टेसिस, ये देखें मोस्ट कॉमन स्प्रेड ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इज टू रीजनल लिम्फ नोड्स, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल मेटास्टेसिस वाया हेमेटोजेनस स्प्रेड इज टू द बोन। बोन्स इन्वॉल्व इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, सबसे पहले लुम्बर वर्टिब्री, लंबर का पहला लंबर, ये निमोनिक है मेरा। उसके बाद प्रॉक्सिमल फीमर है, पेल्विक बोन है, देखें पेल्विक नोड सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, लेकिन पेल्विक बोन तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर थोरेसिक रिब्स को जा रही है, स्टर्नम को, स्कल को जा रही है, देखें इज फार फ्रॉम द प्रोस्टेट, सो लास्ट में स्कल आ रही है। अदर साइड्स ऑफ हेमेटोजेनस स्प्रेड बिसाइड्स बोन आर लंग एंड लीवर, जो भी चीज़ हेमेटोजेनसली जाएगी वो लंग तो ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू है, ठीक है ना। देखिए कार्सिनोमा प्रोस्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेकेंडरीज मेटास्टेसिस के बारे में। देखें कार्सिनोमा प्रोस्टेट में सेकेंडरीज इन लंबर वर्टिब्रा कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये होते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज, ठीक है, ओबीएस बोल दो, ओबीएस सॉफ्टवेयर पता है ना आपको, ओबीएस ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज होते हैं, हाँ ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज। याद रखें मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर, मोस्ट कॉमन ये क्या है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज इन मेल्स। तो आपका आंसर क्या है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट। इसी तरह मोस्ट कॉमन प्राइमरी for osteolytic secondaries, OLS, osteolytic secondaries in males क्या है, renal cell carcinoma, RCC, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन osteoblastic secondaries कार्सिनोमा प्रोस्टेट की वजह से, मोस्ट कॉमन ओस्टियोलिटिक सेकेंडरीज रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से, दोनों के दोनों मेल्स की बात कर रहा हूँ। अब अगर फीमेल्स में पूछे मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ओस्टियोब्लास्टिक एंड ओस्टियोलिटिक सेकेंडरीज, ये यहाँ पे दोनों हैं,
इन फीमेल्स तो आप क्या कहेंगे, कार्सिनोमा ब्रेस्ट कहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आपको ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। देखें, याद रखें एक बात कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट हो या कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज लंबर वर्टिब्री। लंबर का पहला नंबर ये मेरा निमोनिक है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट में भी और कार्सिनोमा प्रोस्टेट में भी। ठीक है ना। इसी तरह मोस्ट कॉमन साइट ऑफ विजरल मेटास्टेसिस पूछा जाता है कभी कभी प्रोस्टेट का कैंसर में। तो प्रोस्टेट कैंसर हेमेटोजेनस स्प्रेड करता है, मैंने अभी भी एक एमसीक्यू में बताया था, वो कहाँ जाता है, लंग्स में। तो मोस्ट कॉमन विजरल मेटास्टेसिस अगर पूछे प्रोस्टेट कार्सिनोमा का तो वो लंग से याद रखें। इस केस में फिर आपने लुम्बर वर्टिब्री नहीं लिखना। ठीक है, तो आपने रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इसीलिए कहता हूँ मैं बार बार आपको। ठीक है ना। एक बार फिर इसको इस पॉइंट को एज अ चार्ट फॉर्म याद रखें कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ओस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज इन मेल्स इज कार्सिनोमा प्रोस्टेट, मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ओस्टियोलिटिक सेकेंडरीज इन मेल्स इज रेनल सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ओस्टियोब्लास्टिक एंड ओस्टियोलिटिक सेकेंडरीज इन फीमेल्स इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, ठीक है। देखें, अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है ओपीडी में इस तरह के सिम्टम्स एंड साइंस लेके, प्रोस्टेटिक सिम्टम्स एंड साइंस के साथ अच्छी सी आप हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद डेफिनेटली क्या करेंगे आप डीआरई करेंगे। जब डीआरई करेंगे, डीआरई में अगर आपको इनलार्ज प्रोस्टेट मिलता है, हार्ड प्रोस्टेट मिलता है और ओब्लिटरेटेड मीडियन सल्कस मिलता है, ओब्लिटरेटेड मीडियन सल्कस मिलता है, तो आपने क्या करना है, आपने बायोप्सी लेनी है। बायोप्सी आप कैसे लेंगे, देखें डीआरई के लिए आप फिंगर डाल रहे हैं ना, तो उसी रूट से, ठीक है ना, ट्रस गाइडेड बायोप्सी, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी आप लेंगे। ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, याद रखें, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे हेड एंड नेक, तो वहाँ भी हमने कहा था कि हेड एंड नेक ट्यूमर्स और पेल्विक ट्यूमर्स, ठीक है, हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज और पेल्विक मैलिग्नेंसीज में क्या होती है, ओवर क्रोडिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू होती है। ठीक है ना। सॉफ्ट टिश्यू का क्या मतलब है, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब है नर्व्स, वेसल्स, मसल्स, ये सारे आपके सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी ओवर क्राउडिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू होगी तो ऐसे जगहों के लिए स्टेजिंग के लिए, ऐसे जगहों की स्टेजिंग के लिए एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, याद रखें, एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। दस हेड एंड नेक की मैलिग्नेंसीज और पेल्विक ट्यूमर्स यानी कि कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो गया, कार्सिनोमा ब्लैडर हो गया, कार्सिनोमा रेक्टम हो गया, ठीक है, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग क्या है, एमआरआई है। ठीक है ना। तो नतीजा क्या निकला, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस इज ट्रस गाइडेड बायोप्सी, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग इज एमआरआई। ठीक है ना, एमआरआई। ठीक है ना। आजकल न्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज प्रोस्टासिंट। प्रोस्टासिंट देखें, प्रोस्टासिंट क्या है, रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इमेजिंग यूज फॉर प्रोस्टेट कार्सिनोमा, इसको प्रोस्टासिंट कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंटीबॉडी, याद रखें, इट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इमेजिंग। ठीक है ना। और अगेंस्ट विच एंटीजन, ठीक है, तो यह प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन है, ये इसके अगेंस्ट ये यूज़ की जाती है। ठीक है। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो है मोनोक्लोनल जो सॉरी प्रोस्टासिंट का ये एडवांटेज क्या है, प्रोस्टासिंट का एडवांटेज है कि देखें कोई भी बायोप्सी प्रूवन कार्सिनोमा प्रोस्टेट है ना, कोई भी बायोप्सी प्रूवन कार्सिनोमा प्रोस्टेट यानी कि जिसकी डायग्नोसिस बन चुकी हो, इन सच पेशेंट्स वी हैव टू डिटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू मेटास्टेसिस एंड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, तो उसके लिए ये जो है प्रोस्टासिंट हमारी हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है, अब देखें ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर बेसिकली क्या होता है, ये मार्कर ऑफ द ट्यूमर होता है। ठीक है ना। देखें यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ पे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक पे ये देखें ये मार्कर लगा रहा हूँ, ये देखें मार्क लगा रहा हूँ, तो ये ट्यूमर मार्कर होता है, ये भी मार्क करता है ट्यूमर को। व्हेनेवर देयर इज ट्यूमर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी
और इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी तो ट्यूमर मार्कर्स आर रेज्ड, ये ट्यूमर मार्कर्स पता लगाते हैं, पता बताते हैं हमें कि वाकई देयर इज समथिंग इन द बॉडी। हाँ ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखें कि ट्यूमर मार्कर्स जो हैं दे आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस, लेकिन उनका मेन रोल जो होता है ना दैट इज मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स ऑफ द थेरेपी आफ्टर ट्यूमर रिमूवल। ठीक है ना। एक और बात मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ कि सीरम ट्यूमर मार्कर्स के बारे में देखें कि ट्यूमर मार्कर्स शुड नॉट बी यूज्ड एज द प्राइमरी टूल फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। ठीक है ना। दे मे बी यूज टू मॉनिटर ट्यूमर रिकरेंस एंड रिस्पॉन्स टू द थेरेपी, बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड वाया बायोप्सी। तो ये पॉइंट आपने याद रखें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्यूमर मार्कर्स आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस बट देयर मेन रोल इज मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी आफ्टर ट्रीटमेंट रिमूवल या फिर टू चेक रिकरेंस। ठीक है। तो कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स हम प्रोस्टेट कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं? ठीक है। इन ट्यूमर मार्कर्स में टॉप पे है हमारे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस, फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेस, अल्फा मिथाइल क्विंजाइम, ये रेसिमे, ये रेसिमेस है। इसको अगर इसको ब्रेक डाउन करो तो इस तरह ये रेसिमेस पढ़ा जाएगा, लेकिन ये स्पेलिंग इसकी RACEMACE है। इसी तरह फिर हेप्सिन है हमारे पास, इसी तरह DDH है। ठीक है। तो ये 6 ट्यूमर मार्कर्स हैं प्रोस्टेट के। प्रोस्टेट है, इसको उल्टा करो तो 6 ट्यूमर मार्कर्स नॉट 9। ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PSA। PSA क्या है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आउट ऑफ ऑल द ट्यूमर मार्कर्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसका नाम, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, नॉट कैंसर स्पेसिफिक। याद रखें क्या मतलब इट इज़ इंक्रीज्ड इन बोथ बिनाइन एंड मलिग्नेंट कंडीशंस। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक नॉट कैंसर स्पेसिफिक। ठीक है ना। देखें कंडीशंस लाइक आप पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे, इसकी वैल्यू अप होगी। आप पेशेंट की DRE करेंगे, इसकी वैल्यू अप होगी। आप पेशेंट की प्रोस्टेटिक मसाज करेंगे, वैल्यू अप होगी। प्रोस्टेटाइटिस हो गया है पेशेंट को, वैल्यू हाई होगी। इसी तरह ये कार्सिनोमा में भी बढ़ता है। तो नॉर्मल जो PSA लेवल्स क्या हैं? नॉर्मल PSA लेवल इज़ लेस देन, याद रखें, लेस देन 4 mg/ml है। और what value is diagnostic of carcinoma prostate? that is greater than 20 nanograms/ml है। देखें इसी तरह 2 चीज़ों के बारे में और पूछा जाता है कि PSA डेंसिटी क्या है और PSA वेलोसिटी क्या है PSA के बारे में। ठीक है ना। तो दो टर्म्स PSA डेंसिटी और PSA वेलोसिटी। देखें PSA डेंसिटी क्या चीज़ होती है? PSA डेंसिटी इज PSA डिवाइडेड बाय प्रोस्टेट वॉल्यूम को हम PSA डेंसिटी कहते हैं। ठीक है ना। PSA डेंसिटी कहते हैं। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15 हो तो ये सस्पिशन शो करती है मलिग्नेंसी के लिए, और फिर बायोप्सी इज रिकमेंडेड। याद रखें अगर वैल्यू PSA डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.15 हो तो सस्पिशन शो करती है कि ट्यूमर तो नहीं है कहीं, इसके लिए फिर बायोप्सी इज रिकमेंडेड, फिर आप बायोप्सी करेंगे। हाँ ठीक है। तो देखें PSA डेंसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टर्म है हमारे पास PSA वेलोसिटी, जो कि ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि PSA वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ PSA, इसकी एक वैल्यू डायग्नोस्टिक होती है कार्सिनोमा प्रोस्टेट की। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 7.75 mg/ml per year इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें दिस इज मोर देन 0.75 mg/ml। ठीक है। ये टर्म आपने याद रखें। तो कुछ चीज़ें याद रखें यहाँ पे। देखें जो नॉर्मल पे PSA की नॉर्मल वैल्यू याद रखें 4 mg/ml है। PSA के कार्सिनोमा प्रोस्टेट डायग्नोस्टिक ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट PSA लेवल कौन सा? ग्रेटर देन 20 mg/ml, ये याद रखें। PSA डेंसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15 हो तो सस्पिशन शो करती है मलिग्नेंसी की, ये याद रखें। और इफ़ PSA वेलोसिटी ग्रेटर देन 0.75 mg/ml per year होते हैं, दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ। देखें सस्पिशन में PSA डेंसिटी सस्पिशन शो करती है, PSA वेलोसिटी डायग्नोसिस शो करती है। इसी तरह NG-PSA ग्रेटर देन
पीएस से ग्रेटर देन 20 Ng/ml, ये भी डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, रोक के एक बार पढ़ें पूरा। ठीक है। तो 8th AJCC TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट क्या है, देखें। सबसे पहले टिस आता है, टिस इज कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है T1, ठीक है ना, T1। अब T1 जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू T1A, T1B और T1C। अब T1A, T1B, T1C कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो देखें कि BPH हुआ एक पेशेंट को, ठीक है, एक बिनाइन कंडीशन है, ठीक है, BPH इज ए बिनाइन कंडीशन। BPH हुआ, BPH को आपने टर्ब किया, ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में जो स्पेसिमेन है, अगर ये पैथोलॉजिकल में जो स्पेसिमेन है, इफ़ इट इज़ अप टू 5%, ठीक है ना, इफ़ up to 5% of the tissue are having malignancy, it is called T1A, ठीक है ना, यानी up to 5% of the tissue removed for a benign disease has cancer, ठीक है, इसको हम T1A बोलते हैं, ठीक है ना। करीब से देखिए। अच्छा, उसके बाद अगर इस पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन में इफ़ ग्रेटर देन 5% टिश्यू इज हैविंग एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, तो इसको हम T1B बोलेंगे, यानी कि मोर देन 5% ऑफ द टिश्यू रिमूव्ड फॉर बिनाइन डिजीज हैज कैंसर, ठीक है। इन दोनों केसेस में DRE आपको नॉर्मल मिलेगी, यानी डिस्पाइट नॉर्मल DRE, ये सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी, अच्छा, सो T1C क्या है, व्हेनेवर वी हैव टू वी आर गोइंग टू मेक द डायग्नोसिस ऑन अ नीडल बायोप्सी, इसको हम T1C कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें बायोप्सी में भी C आता है ना, तो इसीलिए इसको CC, ठीक है। अच्छा, यानी कि ट्यूमर इज आइडेंटिफाइड ऑन नीडल बायोप्सी, तो इसको हम T1C कहेंगे, तो ठीक है ना। तो प्रोस्टेट का T1 क्या क्या होता है, T1A होता है, T1B होता है, T1C होता है, और इसको हमने इस तरह एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। फिर हमारे पास T2 आता है, ठीक है ना। T1 को हमने जैसे डिवाइड किया था T1A, T1B, T1C में, इसी तरह हमने T2 को भी डिवाइड किया है T1A, T2A, T2B और T2C में, ठीक है ना। देखें T2A क्या होता है, T2A इज़ व्हेन द ट्यूमर इन्वॉल्व्स 1/2 ऑफ द लोब, इसको हम T2A कहते हैं। T2B क्या है, व्हेन द ट्यूमर इन्वॉल्व्स मोर देन 1/2 ऑफ द लोब, इसको हम T2B कहते हैं। और T2C क्या है, व्हेन ट्यूमर इन्वॉल्व्स बोथ द लोब्स, इसको हम T2C कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब नंबर 4 पे है हमारे पास T3 देखें, हमने T3 को सिर्फ T3A और T3B में डिवाइड किया है। अब T3A हम कब कहते हैं, व्हेन देयर इज ECE, व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट ऑन वन साइड, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन ऑन वन साइड और बोथ साइड्स, ठीक है, तो हम इसको T3A कहते हैं। और इफ़ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नेक, इसको भी हम T3A कहेंगे, ठीक है ना। T3B कब होगा, T3B इफ़ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्माइनल वेसिकल्स, हम इसको T3B बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास T4 है। T4 देखें, T4 कैंसर इज फिक्स्ड, ठीक है, इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स अदर देन स्माइनल वेसिकल्स, यानी स्माइनल वेसिकल्स इन्वॉल्व करे वो तो T3A है। लेकिन T4 देखो, T4 जो है इसमें ये क्या करता है, इट्स इन्वॉल्व्स या इवेड्स या इट इज़ इन्वेड्स, ठीक है, इट इन्वेड्स, ठीक है, अदर देन स्माइनल वेसिकल्स। कौन कौन से, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, रेक्टम हो गया, लिवेटर मसल्स हो गए और पेल्विक वॉल हो गई, ठीक है ना। तो ये T4 है। तो ये तो था T। अब हम करेंगे नोडल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जो N में N0 जो है वो नो मेटास्टेसिस या N0, N1 इज मेटास्टेसिस टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन से, पेल्विक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, इन पेल्विक पूछे तो ऑब्चुरेटर मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसी तरह फिर इंटरनल इलियक, फिर एक्सटर्नल इलियक, प्रीसैक्रल, ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। मेटास्टेसिस M0 इज़ नो मेटास्टेसिस, M1A
देखिए M1 को फिर फर्दर देखें, M1A में, M1B में, M1C में डिवाइड किया गया है। M1A इज मेटास्टेसिस टू द नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स, M1B इज मेटास्टेसिस टू द बोन, B फॉर बोन। इसी तरह M1C जो है मेटास्टेसिस टू अदर साइट्स, C फॉर साइट्स। ठीक है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमा प्रोस्टेट करते हैं। ठीक है, देखें, याद रखें एक बात कि कार्सिनोमा प्रोस्टेट वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात की सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर तो T1A है स्टेज, तो ठीक है, ये 10 साल लगा के फिर फुलमिनेंट स्टेज तक पहुँच जाता है। ठीक है ना। तो अगर किसी पेशेंट को T1A स्टेज में है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप कैसे करेंगे? DRE के साथ फॉलो अप करेंगे, PSA लेवल्स के साथ फॉलो अप करेंगे। अगर T1B, T1C और T2 तक इसकी स्टेजिंग है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट 70 साल से छोटा है या ज़्यादा है। हम ये भी देखेंगे कि पेशेंट 70 साल से छोटा है या ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें, अगर पेशेंट 70 साल से बड़ा है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन एंड फॉलोअप पे रखेंगे। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन पे के और फॉलोअप पे। वो क्यों? इसलिए कि देखें, ये जो ट्यूमर है ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। ये पेशेंट अगर T1A से 10 साल में या फुलमिनेंट में पहुंच रहा है, तो अगर ये 70 साल का पेशेंट ये आगे 80 साल तक पहुंचने तक ये किसी और चीज़ से, MI से इसकी एक्सपायरी होगी, कोई और इशू होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, इस तरह की कोई इशू से मरेगा, ये प्रोस्टेट से नहीं मरेगा। ठीक है, अलबत्ता उस टाइम अगर आप इसको फर्दर कोई प्रोसीजर्स करोगे तो हो सकता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो। ठीक है, तो 70 साल अगर पेशेंट की उम्र है तो भी हम ऑब्जर्वेशन एंड फॉलो पे रखेंगे इफ़ इट इज़ T1B, C एंड T2। अगर 70 साल की से कम का बंदा है तो वो रिलेटिवली यंग होता है। ठीक है, यंग होता है। अगर यही स्टेजेस के साथ 70 साल का से कम पेशेंट वाला आए तो हम क्या करेंगे, ये पेशेंट रिलेटिवली यंग है ये हम सोचेंगे और उसकी लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और हम या तो उसकी रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे जो कि प्रिफर्ड मेथड है ओवर रेडियोथेरेपी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रेडियोथेरेपी भी है, लेकिन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हमारे पास प्रिफर्ड ऑप्शन है। ठीक है ना। देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट है, ठीक है, उसको सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, ब्लीडिंग डायथिसिस हो सकती है, या नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया हो सकता है, या फिर पेशेंट नॉट विलिंग है, उस केस में फिर हम प्रेफर करेंगे रेडियोथेरेपी को। ठीक है, नॉट विलिंग है या अनफिट फॉर सर्जरी है, अनफिट फॉर एनेस्थीसिया है, तो हम रेडियोथेरेपी को प्रेफर करेंगे। नॉर्मली हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी को प्रेफर करेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है एडवांस्ड ट्यूमर की। एडवांस्ड ट्यूमर फॉर एग्जांपल T3 हो गया और T4 हो गया। ठीक है ना। तो इस एडवांस्ड ट्यूमर के केस में हम क्या करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ प्रेफर्ड ओवर रेडियोथेरेपी। ठीक है ना। तो एडवांस ट्यूमर में हम क्या यूज़ करते हैं, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ प्रेफर्ड ओवर पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था पहले भी कि प्रोस्टेट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो हमने इस टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में फिर T3 एडवांस और T3 और T4 में एंड्रोजन एब्लेशन थेरेपी। कैसे, हमने बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी करनी है प्लस फ्लूटामाइड देना है। ठीक है, ऑर्किडेक्टमी करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ, एंड्रोजन सेल्स आपको पता है ना, सिक्रीट, लेडिक सेल सिक्रीट लेंड्रोजन्स, ये निमोनिक बनाया था। तो जब टेस्टिस ही नहीं रहेगा तो लेडिक सेल्स भी नहीं रहेंगे, जब लेडिक सेल्स नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं रहेगा। इसी तरह फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास LHRH एगोनिस्ट प्लस फ्लूटामाइड। ठीक है, देखिए अगर पेशेंट ऑर्किडेक्टमी के लिए नॉट विलिंग है, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट विलिंग देन वी गो फॉर LHRH
एगोनिस्ट, ठीक है ना। अब कौन से फेमस LHRH एगोनिस्ट हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनमें से हमारे पास एक गोसेरेलिन है और ल्यूप्रोलाइड है, ठीक है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा आल्सो, ठीक है। गोसेरेलिन रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग है फॉर एडवांस्ड एंड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा प्रोस्टेट, ये गोसेरेलिन, ठीक है, रिसेंटली FDA अप्रूव्ड ड्रग है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताऊं कि 2 न्यू ड्रग्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं फॉर कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए। देखिए कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट कार्सिनोमा प्रोस्टेट क्या होता है, ऐसा कार्सिनोमा प्रोस्टेट विच इज़ रेजिस्टेंट टू ऑर्किडेक्टमी और हार्मोन थेरेपी। देखें ये HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं है, ये मेरा अपना जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं इसको हार्मोन थेरेपी बोलता हूँ या फिर इसको हार्मोन थेरेपी, HT लिखते हैं आप इसको, ठीक है, HRT ना लिखें, ठीक है ना। तो हार्मोन थेरेपी, ऐसा कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए कौन सी ड्रग्स है, उनमें हमारे पास कार्बाजीटैक्सिल है और दूसरी है सिपुल्यूसिल टी, सिपुल्यूसिल टी, सिपुल्यूसिल टी, ठीक है। असल में ये एक वैक्सीन है, तो ये आपको पोलियो से भी याद रख आ जाएगा ऐसा निमोनिया, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कार्बाजीटैक्सिल और सिपुल्यूसिल टी, ठीक है। अब देखिए मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा पूछा जाता है, वो कौन सा है, तो वो ग्लीसन्स ग्रेड है। देखिए नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्लीसन्स ग्रेड के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखें 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, ग्लीसन्स ग्रेड और ग्लीसन्स स्कोर, 2 चीज़ें हैं, एक ग्लीसन्स ग्रेड है, एक ग्लीसन्स स्कोर है, ठीक है। देखें अगर पेशेंट आता है आपके पास कार्सिनोमा प्रोस्टेट के साथ, आप उसकी बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी में देखें देयर आर 2 मोस्ट प्रीडोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स आपने फाइंड आउट करना है, 2 मोस्ट हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स, और उनको फिर ग्रेड करना है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ग्लीसन्स ग्रेड देखें प्राइमरी ग्रेड होता है, ठीक है ना ये, और सेकेंडरी ग्रेड होता है। अब प्राइमरी ग्रेड जो है उसमें फिर आपने उसमें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप देखनी है, उसकी रेंज फिर क्या होगी, रेंज 1 to 5। सेकेंडरी ग्रेड में सेकंड मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप होगी, इसमें इसकी रेंज भी 1 to 5 होगी। अब इनको फिर प्लस करके ग्लीसन स्कोर बनाया जाता है। देखें सम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेड इज कॉल्ड ग्लीसन स्कोर, ठीक है ना। ग्लीसन स्कोर की रेंज फिर 2 से 10 होती है, स्कोर की रेंज 2 से 10 होती है, याद रखें। ग्रेड की रेंज 1 से 5 होती है, ठीक है। अच्छा क्यों, क्योंकि हम देखें ना इनको ऐड करना होता है। देखें 1 + 1 कर लो 2, 5 + 5 + कर लो 10, तो ये स्कोर 2 to 10 की रेंज बन स्कोर की रेंज बन जाती है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लीसन स्कोर रेंजेस फ्रॉम 1 to 10, इज इट करेक्ट और नॉट, तो इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ग्लीसन स्कोर रेंजेस फ्रॉम 2 to 10, क्योंकि मिनिमम अगर 1 + 1 कर लें तो भी 2 आता है, 0 इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो 1 + 1 कर लें तो 2, 5 + 5 कर लें तो 10, तो ठीक है ना, इसीलिए मिनिमम 2 है स्कोर में, ठीक है ना। तो ये ग्लीसन्स ग्रेड एंड स्कोर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक पेशेंट का ग्लीसन स्कोर 7 है और इसकी फिर 2 वेरिएशंस हैं, 4 + 3 हो सकता है, एक 3 + 4 एक का हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट्स ले लो, 2 पेशेंट्स ले लो, दोनों का ग्लीसन स्कोर 7 है, एक का 4 + 3 है और दूसरे का 3 + 4 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो विच इज़ हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस, तो याद रखें जिसका इफ़ प्राइमरी ग्रेड इज़ हायर उसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा। इसमें देखें ये प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें देखो इसमें प्राइमरी 4 है, इसमें प्राइमरी 3 है, तो इसका प्राइमरी हायर है ना। देखें 4 3 से बड़ा है ना, तो प्राइमरी हायर है, तो इसका मतलब है इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह कुछ स्कोरिंग्स होते हैं जो यूरोलॉजी में यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रॉबसन स्कोरिंग, रॉबसन स्टेजिंग यूज फॉर RCC, इसी तरह जैक्सन स्टेजिंग used for carcinoma penis, Gleason's grading it is used for carcinoma prostate। तो इसका कॉमन क्या है, सन, ये देखें सन, तो इसमें पेनिस
जैक होता है ना, गाड़ी का जैक नहीं होता, उसको आप पेनिस से ये आपने रिजेंबल करके याद रखना है, जैक्सन। ठीक है, ग्लीसन तो आपको याद ही है, जैक्सन फिर जैक पेनिस के लिए हो गया, बाकी रिमेनिंग आरसीसी, आर से रॉबर्ट रॉबसन, आर से आरसीसी। ठीक है।